दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गंप मूवी की। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें फॉरेस्ट गंप को दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहा होता है। फॉरेस्ट गंप को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई बचपना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत आकर बैठ जाती है। फॉरेस्ट गंप उस औरत के शूज़ को देखता है और कहता है कि मेरे पास पे एक वक्त ऐसे शूज़ हुआ करते थे। उसके बाद हमें स्टोरी फ्लैशबैक से दिखाई जाती है। जब फॉरेस्ट गंप एक छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसके पैर में बड़े बड़े शूज़ पहना लेता है जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें लोहे की रॉड लगी होती है। डॉक्टर उसकी मॉम को बताता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये कभी ठीक से चल नहीं पाएगा। अब फॉरेस्ट गंप उन शूज़ के साथ चलना शुरू करता है। उसे उन शूज़ के साथ चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसकी मॉम उसे हर बार मोटिवेट करती है। वो कहती है कि अगर भगवान सबको एक जैसा बनाता तो वो तुम्हारे पैर ऐसे नहीं बनाता, तुम सबसे अलग हो और ख़ास हो। ये सब कहकर उसकी माँ उसके अंदर पॉजिटिविटी ला देती है। फॉरेस्ट गंप का एडमिशन किसी स्कूल में भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम प्रिंसिपल से सेटिंग करके उसका एडमिशन किसी नॉर्मल से स्कूल में करा देती है। फॉरेस्ट गंप के पिता नहीं होते, इसलिए उसकी मॉम कमाई के लिए गेस्ट को रूम रेंट पर देती है। हम देखते हैं कि एक दिन उसके घर एक सिंगर आता है और ये कोई छोटा मोटा सिंगर नहीं बल्कि बहुत बड़ा सिंगर होता है और साथ ही एक्टर भी होता है। हम देखते हैं कि वो सिंगर अपने रूम में गिटार बजा रहा होता है और उसके पास फॉरेस्ट गंप भी होता है। वो उस सिंगर के पास जाकर डांस करने लग जाता है जो कि बहुत अजीब सा डांस होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप और उसकी माँ मार्केट जा रहे होते हैं। तभी वो उस सिंगर को टीवी में देखते हैं जो कि वही फॉरेस्ट गंप वाला अजीब सा डांस कर रहा होता है और वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। जब फॉरेस्ट गंप पहली बार स्कूल बस में जाता है तो कोई भी उसे अपनी सीट पर नहीं बिठाता है। तभी वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि फॉरेस्ट गंप को अपनी सीट पर बैठने को कहती है और फॉरेस्ट गंप भी वहां पर बैठ जाता है। इस तरह उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ये दोनों घूम रहे होते हैं, तभी इसके क्लास के 3 बच्चे आकर फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारने लग जाते हैं। वो लड़की उसे वहां से भागने को कहती है और फॉरेस्ट गंप वहां से भाग जाता है। वो तीनों उसका पीछा साइकिल से कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप अपने अजीब से शूज़ के साथ भाग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है और उसके पैर की लोहे की रॉड अपने आप टूट जाती है। फॉरेस्ट गंप की स्पीड बढ़ती ही जाती है, यहाँ तक कि साइकिल से भी वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ ही महीनों में उसकी रफ्तार बिजली के जैसे तेज हो जाती है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप इसी तरह बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा होता है और भागते भागते वो फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है जहाँ फुटबॉल का एक मैच चला होता है। लेकिन फॉरेस्ट गंप इतने तेज दौड़ता है कि वो फुटबॉल प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर मैच देख रहा कोच फॉरेस्ट गंप के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि ये यहाँ का लोकल इडियट है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। कोच को उसकी रफ्तार बहुत पसंद आती है। वो फॉरेस्ट गंप को फुटबॉल टीम में शामिल कर देता है, लेकिन उसके लिए फॉरेस्ट गंप को कॉलेज में एडमिशन देना पड़ता है जबकि वो स्कूल में सालों से पास नहीं हुआ है। वो हर साल फेल हो जाता है, लेकिन अब वो कॉलेज टीम में है। उसे सिर्फ भागना है। उसे गेम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। जब भी उसके हाथों में बॉल आती है वो सिर्फ भागने शुरू करता है। उसे ये भी नहीं पता है कि कब रुकना है। लेकिन कोच और बाकी लोग उससे बहुत खुश है क्योंकि उसी की वजह से वो बहुत सारे मैच जीते हैं। फॉरेस्ट गंप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, पूरे अमेरिका में उसका नाम आ जाता है। 5 साल बाद फॉरेस्ट गंप कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है और उसे उसकी डिग्री मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है जो उसे आर्मी में भर्ती होने का ऑफ़र देता है। अब वो एक सोल्जर बन जाता है और अपने आर्मी ट्रेनिंग के लिए एक बस में जा रहा होता है, लेकिन उसे अपने साथ कोई भी नहीं बिठाता है। तभी एक मोटा सा काला आदमी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। वो मोटा सा काला आदमी उसे बताता है कि मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है और वो काम है झींगों का। वो कहता है कि मैं भी झींगों का काम करना चाहता था, लेकिन आर्मी में भर्ती हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स को गन को असेंबल करना सिखाया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप बहुत जल्दी अपने गन को असेंबल कर देता है, जिसे देखकर उसका सीनियर ऑफिसर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आर्मी के इतिहास में आज तक इतने जल्दी किसी ने भी गन को असेंबल नहीं किया है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक रात फॉरेस्ट गंप एक मैगजीन को देखता है जिसमें जेनी की एक न्यूड फोटो होती है, जिस फोटो की वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया होता है। उसके बाद फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेकर जेनी के पास जाता है। जेनी एक नाइट क्लब में काम कर रही होती है जहाँ उसे कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर फॉरेस्ट गंप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों के साथ लड़ने लग जाता है।
जेनी उससे कहती है कि तुम मुझे हमेशा बचा नहीं सकते। जेनी अपने रास्ते से भटक चुकी है और अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी है। फॉरेस्ट गंप जेनी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और जेनी उस गाड़ी में चले जाती है। जाने से पहले फॉरेस्ट गंप कहता है कि वो लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं, जहाँ पर लड़ाई चल रही है। जेनी गम से कहती है कि तुम हीरो बनने की कोशिश मत करना और खतरे के वक्त वहाँ से भाग जाना, मुझसे वादा करो। फॉरेस्ट गंप जेनी से वादा करता है। उसके बाद फॉरेस्ट गंप को वियतनाम भेजा जाता है और बबा भी उसके साथ होता है। ये लोग कुछ दिन यहाँ पर बड़े आराम से गुजारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन पर दुश्मन हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तभी फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ अपना वादा याद आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसको याद आता है कि उसके साथी अभी भी उधर ही है और वो उनको बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन वो सब लोग जख्मी हुए होते हैं। अब फॉरेस्ट गंप एक एक करके सबको दुश्मन के इलाके से बाहर निकाल लेता है, जिसमें लेफ्टिनेंट डैंग भी होते हैं। लेकिन बबा को गोली लगी होती है, जिस वजह से वो बच नहीं पाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां फॉरेस्ट गंप को भी एक गोली लगी होती है, लेकिन उसको इस बात की कोई चिंता नहीं होती है और वो आइसक्रीम को लेफ्टिनेंट डैंग को देता है, जो कि दूसरे बेड में होते हैं, जिसकी जान फॉरेस्ट गंप ने बचाई थी। लेकिन वो फॉरेस्ट गंप से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी दोनों टांगें कट चुकी होती है। वो नहीं चाहते थे कि वो बच जाए, लेकिन फॉरेस्ट गंप ने उनकी जान बचाई और अब वो जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं और ना ही वो कभी चल पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर जो कि जख्मी होता है पिंग पोंग खेल रहा होता है। वो गम को बताता है कि ये गेम खेलना बहुत ही आसान है, बस तुम्हारा ध्यान इस गेंद से नहीं हटना चाहिए। और इसके बाद फॉरेस्ट गम भी पिंग पोंग खेलना शुरू करता है। वो दिन रात पिंग पोंग खेलते खेलते इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जब वो प्रैक्टिस करता है तो सारे सोल्जर उसकी गेम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गम को वॉर के लिए मेडल दिया जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात जेनी से हो जाती है, जो अब ड्रग एडिक्टेड हो चुकी है और अब वो अपने एक साथी के साथ रहती है। तभी हम देखते हैं कि जेनी और उसके बीच झगड़ा हो जाता है और वो जेनी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट गंप ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बुरी तरह से मारता है। इसके बाद वो आदमी सुबह फिर से दिखाई देता है और वो जेनी से माफ़ी मांग के उसे मना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनी फॉरेस्ट गंप से गले मिलकर उस आदमी के साथ चले जाती है। वहीं हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप अब बहुत अच्छा पिंग पोंग खेलता है और बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब वो नेशनल लेवल का प्लेयर बन चुका है और यहाँ तक कि फॉरेस्ट गंप को खेलने के लिए चाइना भी भेजा जाता है। अब वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। फॉरेस्ट गंप को नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है कि पिंग पोंग खेलने के लिए मुझे चाइना भेजा गया, ये काम तो मैं अपने देश में भी कर सकता था। फॉरेस्ट गंप एक बार शहर घूम रहा होता है, जहाँ उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट डैंग से होती है। वो अपनी लाइफ से परेशान होता है। वो गंप को कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो और सरकार ने एक बेवकूफ़ को मेडल दिया है। फॉरेस्ट गंप लेफ्टिनेंट को बताता है कि जब वो रिटायर होगा तो वो एक शिप खरीदेगा। मैंने बबा से वादा किया था। लेफ्टिनेंट कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ज़रूर तुम्हारा साथ देने आऊँगा। लेफ्टिनेंट को विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है और वो दिन आ जाता है जब फॉरेस्ट गंप को सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। वो ऑफिसर से पूछता है क्या मैं अब पिंग पोंग नहीं खेल पाऊँगा। ऑफिसर उसे बताता है सेना में तो नहीं। इसके बाद फॉरेस्ट गंप वहाँ से चला जाता है। फॉरेस्ट गंप को सेना से $25,000 मिले होते हैं, जिन पैसों से वो एक बहुत बड़ी नाव खरीदता है। कई दिन मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी झींगा नहीं मिलता है। एक दिन उसे 2-3 झींगे मिलते हैं। तभी उसे एक आदमी कहता है कि तुमने अपनी नाव का कुछ भी नाम नहीं रखा है। जिसके बाद फॉरेस्ट गंप अपनी नाव का नाम जेनी रखता है। एक दिन वो समुंदर किनारे लेफ्टिनेंट डैन को देखता है। फॉरेस्ट गंप अपनी नाव से छलांग मारकर लेफ्टिनेंट डैन के पास जाता है। लेफ्टिनेंट डैन कहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सर कहूँगा। अब ये दोनों मिलकर झींगे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट डैन कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि झींगे कैसे पकड़ते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी इन्हें एक भी झींगा नहीं मिलता। इनके जाल में फंसता है सिर्फ कचरा। लेकिन ये दोनों फिर भी हार नहीं मानते हैं। एक रात को ये दोनों समंदर में मछली पकड़ने को निकल जाते हैं और उस रात को समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। और अगली सुबह जब ये समंदर किनारे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सारी नाव बर्बाद हो चुकी है और सिर्फ एक उन्हीं की नाव बची है। अब झींगे पकड़ने के लिए कोई भी नाव नहीं होती है, इसलिए सारे झींगे अब यही पकड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अब इनके पास बहुत सारी नाव होती है। इन्होंने झींगों की अपनी एक कंपनी खोल दी है, जिसका नाम है बबा गम।
जो कि पूरे अमेरिका में फेमस हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गम को पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है और वो अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब वो डिसाइड करता है कि अब वो वापस नहीं जाएगा और यहीं पर घास काटने की नौकरी करेगा। एक दिन उसे लेफ्टिनेंट डैन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया है, अब तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट डैन ने सारा पैसा एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है जो कि आईफोन बनाती है। अब ये दोनों करोड़पति बन चुके हैं। फॉरेस्ट गम कुछ पैसा चर्च को देता है और कुछ पैसा हॉस्पिटल को देता है और कुछ पैसा बबा की मॉम को जो दूसरों के घर में खाना बनाती थी। ये देखकर बबा की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गम बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो हर वक्त जिनी को याद किया करता है और एक दिन जिनी वापस आ जाती है। उसे नहीं पता कि जेनी वापस क्यों आई है, ना ही उसे ये जानना है। मैं आपको बता दूं, जेनी की पूरी लाइफ दुख में बीती होती है। उसकी मॉम नहीं थी और उसका पिता उसे बहुत तंग करता था। जवानी में वो प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स में पड़ गई, लेकिन अब वो फॉरेस्ट गम के पास वापस आ चुकी है। ये दोनों अब एक साथ घूमते रहते हैं और पूरे दिन बातें करते रहते हैं। एक दिन फॉरेस्ट गम कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जीनी कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फॉरेस्ट गम देखता है कि वो अपने कमरे में नहीं है, वो एक बार फिर से जा चुकी है। अब फॉरेस्ट गम फिर से एक बार उदास हो चुका है और उसका मन दौड़ने का कर रहा है। फॉरेस्ट गम भागना शुरू करता है। वो लगातार कई दिनों, कई महीनों, कई सालों तक भागता रहता है। सब उससे भागने का रीज़न पूछते रहते हैं। भागने की वजह से वो एक बार फिर पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। फॉरेस्ट गम इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसका मन भागने का कर रहा होता है और उसके पीछे अब कई लोग भागना शुरू करते हैं। सब सोचते हैं कि उसके भागने का कोई रीज़न है। फॉरेस्ट गम को भागते भागते 3 साल, 2 महीने, 14 दिन और 16 घंटे हो चुके हैं। एक दिन वो अचानक रुक जाता है और सब उसको सुनने के लिए बेताब होते हैं। लेकिन फॉरेस्ट गम कहता है कि मैं अब बहुत थक चुका हूँ, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। फिर वो वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे जेनी का लेटर मिलता है जिसमें जेनी का एड्रेस होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ फॉरेस्ट गंप अपनी स्टोरी उस लेडी को सुना रहा होता है। वो उस एड्रेस को उस लेडी से पूछता है। वो लेडी कहती है कि ये एड्रेस तो बहुत पास में है। उसके बाद फॉरेस्ट गंप उस एड्रेस पे पहुंचता है जहाँ उसे जेनी मिलती है। जेनी फॉरेस्ट गंप को उसके बेटे से मिलाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है। फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जेनी उसे बताती है कि मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी के अंदर किसी तरह का वायरस है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। जेनी कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और फॉरेस्ट गंप हाँ कह देता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ वक्त बाद जेनी की तबीयत खराब होने लगती है और फॉरेस्ट गंप उसका ध्यान सुबह शाम रखता है। फॉरेस्ट गंप जेनी से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जेनी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती और उसकी डेथ हो जाती है और फॉरेस्ट गंप फिर से अकेला पड़ जाता है। उसे बहुत दुख होता है, वो खूब जी भर के रोता है। लेकिन अब फॉरेस्ट गंप के पास उसका बेटा है। वो उसके साथ सुबह शाम घूमता है, खेलता है, उसे कहानियाँ सुनाता है। मगर वो जेनी को भी बहुत ज़्यादा याद करता है। वो अपने बेटे को पिंग पोंग भी सिखाता है। साथ ही वो दोनों एक साथ मछलियाँ पकड़ते हैं। जिस तरह फॉरेस्ट गंप भी स्कूल बस में स्कूल जाया करता था, अब उसका बेटा भी उसी तरह स्कूल बस में स्कूल जाया करता है। लेकिन उसका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।